Everyone, please confirm in the chat box, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening, everyone. Good evening to all of you. ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर और एग्जाम. सभी लोग ठीक है और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और बाकी लोग कहाँ रह गए भाई? एहसान इज इन द क्लास. व्हाट अबाउट अदर्स? जो भी लोग रेगुलर क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, सभी लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया, यस और नो? तो एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे इफ यू हैव ज्वाइंड द क्लास. Those who are regular in the class have joined the class, yes or no? ओके, तो कृष्णा ने भी ज्वाइन कर लिया. व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? तो कल की क्लास में बेटा हम लोग बातचीत कर रहे थे यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स की. और यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में मेनली जो हमारा डिस्कशन था दैट वाज रिलेटेड टू द विजन कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने अपने यूजर के विजन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, जहां पर हम लोगों ने एक्यूट एंगल ऑफ विजन के बारे में समझा था, सेटिस्फैक्ट्री एंगल ऑफ विजन के बारे में डिस्कशन किया गया था. हम लोगों ने बेटा बातचीत की थी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पेरीफेरल विजन. तो फ्रॉम बोथ द आईज हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या टोटल विजन फील्ड रहने वाली है, वर्टिकल प्लेन पे क्या विजन फील्ड रहने वाला है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. देन वी हैव डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वाज द आई साइट. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग बेटा. आई साइट के बारे में बातचीत की थी, यस. और आई साइट में हम लोगों ने पहले नॉर्मल आई साइट को एक्सप्लेन किया, दैट वाज द 6/6 आई साइट. अब ये 6/6 आई साइट का मतलब क्या था? अगर अगर 8.5 mm ऑब्जेक्ट अल्फाबेट लेटर इज विजिबल फ्रॉम 6 मीटर डिस्टेंस, अगर आप किसी भी 8.5 mm के ऑब्जेक्ट को, लेटर को, फॉन्ट को 6 मीटर की डिस्टेंस से क्लियरली देख पा रहे हैं, तो यू कैन कंसीडर योर आई साइट एज ए नॉर्मल आई साइट. तो आप अपनी आई साइट को नॉर्मल आई साइट कंसीडर कर सकते हैं. और नॉर्मल आई साइट के रिस्पेक्ट में फिर रेफरेंस में आपने बाकी आई साइट्स को डिफाइन किया था, याद है? तो वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द 6/9 आई साइट, 6/12 आई साइट, 6/18 आई साइट, याद है? तो इनका भी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था. इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, एक सिंपल क्वेश्चन था जहां पर इन कंसेप्ट्स को हम लोगों ने अप्लाई किया था. बट एक मैंने आपको गेट का 2 मार्क का प्रॉब्लम ट्राई करने के लिए बोला था. हैव यू अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन? सभी लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, यस और नो? हैव यू अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन? दैट वाज गेट 2 मार्क प्रॉब्लम ऑफ ईयर 2015. 2015 का सवाल था. सॉल्व हो गया क्वेश्चन सभी से? क्या आंसर आ रहा है उसका? सभी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्या आंसर आ रहा है? बन गया इजी से, बहुत बढ़िया. तो एहसान से क्वेश्चन हो गया है, विवेक से हो गया है. व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? बिल्कुल आसानी से हो जाएगा अगर बेटा कंसेप्चुअल क्लियरिटी है.
अगर आपको कोई कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो सवाल कर ले जाएंगे आप, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जिनसे नहीं हो पाया होगा तो डोंट वरी फॉर दैट, डोंट हेजिटेट। वेरी गुड, 142, यस आई एम टॉकिंग अबाउट सेम क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। वेरी गुड, एहसान और विवेक ने तो अटेम्प्ट किया और आंसर भी आ गए हैं। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, 2 नंबर में सवाल पूछा गया था। और अगर आपसे सवाल नहीं हो पाया है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से चैट बॉक्स में लिख दो कि सर ट्राई किया था बट नहीं हुआ। अरे भाई सीख रहे हैं, जरूरी थोड़ा है कि तुरंत एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए। सीखने के प्रोसेस में 2 एफर्ट 3 एफर्ट लग सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। बट इंपॉर्टेंट ये है कि एफर्ट लगाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस होते हैं और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है कहीं ना कहीं, जो भी लोग तैयारी करते हैं, कि जो भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए जाते हैं या होम असाइनमेंट के लिए दिए जाते हैं, हम उसको उतना सिंसियरली अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन जब कभी भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, होम असाइनमेंट में दिया जा रहा है, उसका ये बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं कि आप बिल्कुल सही आंसर निकाल के ही लाएं। बट जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत आपका लर्निंग एक्सपीरियंस इंप्रूव होने वाला है। और जब आप पहली बार कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, उस समय जो गलतियां होती हैं, उस समय जो आप मिस्टेक कमिट करते हैं, अगर उनको आप रेक्टिफाई करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो जब कभी भी आगे चल के उस तरीके का प्रॉब्लम आप दोबारा से देखेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू कमिट द सेम टाइप ऑफ द मिस्टेक। तो क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करना और होम असाइनमेंट में क्वेश्चन आपके लिए देना, इसका एक रीजन है। तो आई होप आप सभी लोग उस रीजन को समझ पा रहे हैं। और जो लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, आगे से बेटा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करिए। और जो भी डिफिकल्टी आ रही है, जो भी एरर्स हो रही हैं, जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं, उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन है क्या, और उसके बाद बेटा हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज जो डिस्कशन स्टार्ट होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों को बात करनी थी यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स की और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मेन इंटरेस्ट था हमारा, दैट वाज द विजन, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट बात कंप्लीट कर ली है। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे रिलेटेड टू द विजन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बातचीत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। और ये गेट का 2 मार्क का प्रॉब्लम है। दिस इज योर गेट 2 मार्क प्रॉब्लम। अब इस गेट 2 मार्क प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, देखिए आई होप आप सभी के पास क्वेश्चन की लैंग्वेज अवेलेबल होगी। नहीं है तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि रोड में एक जोन वाई है, देयर वॉज अ जोन वाई, समथिंग लाइक दिस, और यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ जोन वाई। बोला गया है इस रोड में कोई भी व्हीकल अगर मूव कर रहा है, इस रोड में अगर कोई भी व्हीकल अगर मूव कर रहा है तो उसको अपनी, हम चाहते हैं कि कोई भी व्हीकल जब इस जोन में एंटर करे तो उस समय जो उसकी स्पीड होनी चाहिए वो 30 kmph होनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट। एज पर द रिक्वायरमेंट व्हाट वी वांट, व्हेन एनी व्हीकल इज एंटरिंग इनटू द जोन वाई, द स्पीड शुड बी 30 kmph। जाहिर सी बात है इसके पहले व्हीकल की स्पीड ज्यादा होगी तो व्हीकल को अपनी स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा जब वो जोन वाई में सेफली एंटर करे। आगे रोड की जो ये ज्योमेट्री में आपने चेंज किया है, इसको इन्फॉर्म करने के लिए आपने एक लगाया है साइन पोस्ट। यू हैव प्रोवाइडेड अ साइन पोस्ट हेयर। क्वेश्चन में एक डेटा आपको और भी दिया गया है कि किसी भी व्हीकल को इस रोड पर अपनी स्पीड को 30 kmph तक रिड्यूस करने के लिए
जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है दैट डिस्टेंस इज 174 मीटर। 174 मीटर की डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ताकि 174 मीटर की डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ताकि ये अपनी स्पीड को सेफली रिड्यूस कर पाए फ्रॉम एनी स्पीड टू 30 kmph, और ये इस जोन वाई में 30 kmph की स्पीड से एंट्री करे। तो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्लो डाउन टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल टू 30 kmph इज 174। डेटा सही है, चेक कर लेना बेटा, डेटा सही है, देख लेना। तो 174 मीटर की डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। रोड की इस जियोमेट्री को चेंज करने के लिए आपने इस ट्रैफिक साइन को इस स्टार्ट से x मीटर पहले प्लेस किया है। जहां से भी आपका जोन वाई स्टार्ट हो रहा है उससे x मीटर डिस्टेंस पहले यह आपने साइन पोस्ट प्रोवाइड किया है। और ये जो साइन पोस्ट है वो एक 6x6 विजन ड्राइवर को 48 मीटर की डिस्टेंस से विजिबल है। आई थिंक द डेटा इज करेक्ट, चेक करना, डेटा सही है। 6x6 विजन का ड्राइवर इस साइन पोस्ट को 48 मीटर पहले देख पाता है। यस और नो? दिस इज द डेटा दैट दे हैव प्रोवाइडेड। एक बार कंफर्म कर देंगे डेटा सही है, एक बार कंफर्म कर देंगे डेटा सही है, यस और नो? दिस साइन इज विजिबल टू अ 6x6 विजन ड्राइवर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर। यस, सवाल में पूछा गया है कि अगर एक 6x9 विजन का ड्राइवर इस रोड पे मूव कर रहा है, इफ अ 6x9 विजन ड्राइवर इज मूविंग ऑन दिस रोड, इफ अ 6x9 विजन ड्राइवर इज मूविंग ऑन दिस रोड, वो यूजर अपनी व्हीकल की स्पीड को सेफली 30 kmph कर पाए बिफोर एंटरिंग द जोन वाई, उसके लिए इस x की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? What should be the minimum value of x for a driver which is having the eyesight of 6x9? This is the question. ये क्वेश्चन है बेटा, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया और ऐसा ही एक डायग्राम आपको सवाल में दिया गया है। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन को यहां पर डिस्कस कर लिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर अ 6x9 vision driver so that a 6x9 vision driver can also safely enter in the zone Y with the speed of 30 kmph, with the speed of 30 kmph। तो भाई जिन लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था, एक चांस आपके पास और है। अभी आई हैव एक्सप्लेन द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की सारी बातें मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दी हैं। तो एक बार जरा इसको आप देख लीजिए, एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लीजिए। दोज हु हैव नॉट सॉल्व, जिन्होंने पहले सॉल्व नहीं किया है, तो टेक 1 मिनट और 2 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और सॉल्व करने में ऐसा कुछ है नहीं इसमें, मेन बात थी इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और क्या इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। तो आई कैन सी इन द चैट बॉक्स अंशु का आंसर आ गया 142 मीटर। अभी ट्राई किया बेटा अंशु, आपने अभी सॉल्व किया है या पहले ही सॉल्व कर लिया था?
अभी ट्राई किया सर, कल नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं। तो अब एक्सप्लेन कर देता हूँ, सभी का आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर एक 6x6 विजन ड्राइवर किसी साइन को 48 मीटर से देख पा रहा है, तो ये सेम साइन 6/9 विजन ड्राइवर कितने डिस्टेंस से देख पाएगा? तो 48 इंटू 6/9 दैट विल बी इक्वल टू 32 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आईसाइट जो है वो वीक है तो ऑब्जेक्ट तब विजिबल होगा जब हम उस ऑब्जेक्ट के और क्लोज पहुंच जाएंगे। यस और नो? तो इफ अ 6x6 विजन ड्राइवर कैन सी द साइन पोस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर, तो सेम साइन पोस्ट 6/9 विजन वाले ड्राइवर को विजिबल होगा फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर। यस, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर। और यहां पर बोला गया कि किसी भी व्हीकल को वो किसी भी स्पीड से मूव कर रहा है, हर व्हीकल को अपनी स्पीड को 30 kmph तक स्लो डाउन करने के लिए कम से कम जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो 174 मीटर है। तो इन भाई साहब को भी तो टोटल 174 मीटर की डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी। यस और नो? ये 6/9 विजन ड्राइवर भी अपनी स्पीड को सेफली 30 kmph तक रिड्यूस कर पाएं, इसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट जो डिस्टेंस की होगी दैट विल बी ऑल्सो 174 मीटर। यस और नो? तो ये 32 मीटर पहले साइन को देख पा रहे हैं, तो इनके लिए एक्स मिनिमम कितना होना चाहिए? कम से कम ये एक्स डिस्टेंस जो अवेलेबल होनी चाहिए 6/9 विजन ड्राइवर के लिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 174 माइनस 32। दैट विल बी इक्वल टू 174 माइनस 32। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 142 मीटर। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 142 मीटर। यस और नो? यही आंसर था, क्या ही करना था। तो सवाल बहुत आसान है, लेकिन तब जब आपको ये आईसाइट का कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको नहीं पता है कि 6x6 आईसाइट का क्या मतलब है, 6/9 आईसाइट का क्या मतलब है, 6/12 आईसाइट का मतलब क्या है, देन यू विल नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तब फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेटा अब यहां पर हम लोगों ने अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है रिलेटेड टू द यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। यूजर की जो विजन कैरेक्टरिस्टिक्स थी उससे रिलेटेड हम लोगों ने पूरी बातचीत कंप्लीट कर ली है, कंसेप्ट भी देख लिया है और साथ साथ उससे रिलेटेड सवाल भी लगा लिए हैं। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है। अगर यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है, कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं है, तो फिर हम लोग अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 142 मीटर इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है गेट में 2 नंबर का। तो देख रहे हो बहुत डिफिकल्ट ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते हैं, क्वेश्चन बेसिक ही रहते हैं। अब तक आपने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, उसके क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब तक ये बात क्लियर हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस आते ही नहीं है, कभी कधार। अब 20 साल में 2 क्वेश्चन आ गए तो उसके लिए क्या करें, समझ रहे हो ना? तो हर सब्जेक्ट में आप ऐसा पाओगे कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आता है। अब यार 100 में से 100 नंबर का पेपर तो ऐसा नहीं बना देंगे ना जो सब कुछ तुम्हारा पढ़ा लिखा हो, सब कुछ पढ़ा हुआ हो। अब 100 में से 100 नंबर अगर गेट में ले आओगे तो गेट वाले भी तो सोचेंगे ना क्या ही पेपर बना दिया यार, क्यों भाई? तो कुछ क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, वो होते थे, होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। बट एक अच्छी रैंक लाने के लिए हमें उन चीजों के लिए परेशान नहीं होना है। भाई चलो 100 नंबर का पेपर था, मान लो 5-6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मुझे नहीं समझ में आ रहे, लेकिन अगर आपने जो 90 to 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम उनमें से कितना वहां पर स्कोर कर पा रहे हो, समझ रहे हो? अब ये नहीं कि उन 1-2 क्वेश्चन की वजह से डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए एग्जाम हॉल में कि अरे सर ये 2 क्वेश्चन तो पहली बार देख रहे हैं पूरे पेपर में, आज तक ना कभी कोई ऐसा क्वेश्चन देखा ना कोई कंसेप्ट देखा, अब क्या ही होगा, और डिस्टर्ब हो गए। नहीं, ये मेंटेन करके रखना आपको अपने माइंड को
कि चलो कोई बात नहीं, 96 मार्क्स के जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके टॉपिक को मैंने कवर किया है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, अब मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहां पर करेक्ट मार्क्स स्कोर कर पाऊं। समझ लो, दैट शुड बी द अप्रोच। तो डू नॉट गेट पैनिक। तो अब तक जैसे आपने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अभी आपने कंप्लीट कर लिया जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड, कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आपने लगाए होंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की 95% क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे प्रीवियस ईयर में जो आपने इस क्लास के डिस्कशन को अटेंड करने के बाद एक अटेम्प्ट में सॉल्व कर लिए होंगे। सही बात है या गलत बात है, मुझे बता जरूर देना, कहीं मेरी गलत फहमी तो नहीं है। मोर देन 95%, मेरा तो ये मानना है कि आफ्टर दिस डिस्कशन मोर देन 95% क्वेश्चन यू विल सॉल्व इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। 4-5% क्वेश्चन ऐसे जरूर मिले होंगे आपको जिनमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, दैट आई नो। ये मुझे पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन अब तक के डिस्कशन में आपको ऐसे मिले होंगे जिसके लिए थोड़ा सा आपको अपने भी एफर्ट करने पड़े होंगे, और ये एफर्ट रिक्वायर्ड हैं। अदरवाइज मैं चाहता तो वो क्वेश्चन भी मैं क्लास में ही डिस्कस कर देता, बट जब आप खुद से किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जैसे याद है तुम्हें यार बचपन में जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे, तो शुरू में जब कोई साइकिल चलाना हम लोग को सिखवाता था तो पीछे से सपोर्ट देता था, याद है? या अगर आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा तो साइड में छोटे छोटे व्हील लगे रहते थे पहले, जो आपकी साइकिल आती थी, जिससे आपको सपोर्ट मिलता था। तो साइकिल चलाते थे, चलाना सीख भी गए थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन असली मजा साइकिल चलाने का उसी दिन आया था जिस दिन वो पीछे से किसी ने सपोर्ट देना बंद कर दिया था, या फिर जो साइड में व्हील थे वो हटा दिए गए थे। एक्चुअल में कॉन्फिडेंस उसी दिन आया था, और एक्चुअल में जो असली मजा साइकिलिंग का था वो उसी दिन आया था। एग्री करते हो इस बात पे कि नहीं? साइकिल इसके पहले भी चला रहे थे, चलाना सीख गए थे, बट सपोर्ट सिस्टम में रहते हुए कहीं ना कहीं हम उस असली प्लेजर को फील नहीं कर पा रहे थे। यस और नो? तो आई होप आप सभी ने फील किया होगा। और जब बिना सपोर्ट के आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी तो वो अलग ही फीलिंग होगी। यस। तो 95% क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए आपको सपोर्ट भी दिया गया, उसके लिए गाइडेंस भी दी गई। हाँ, लेकिन जब उसके बाद जब आपने खुद से 2 से 4-5% जो सवाल बचे, 2-3 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल थे जो कि होने उन्हीं कंसेप्ट से, उनके लिए कोई अलग सा कंसेप्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक लेवल ऊपर आप उन क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं। और जब आपने उस बेसिक सपोर्ट सिस्टम से जो कुछ सीखा था और उसको अप्लाई करके जिस दिन आपने वो 2-4 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए ना, अलग ही लेवल की फीलिंग आने वाली है आपको। तो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपने आप से कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, मैं यहां पर 1000 क्वेश्चन करा दूं, आप सॉल्व भी करते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, बट जब तक आप खुद से क्वेश्चन को फेस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार पुश करता रहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। हाँ, अब कोई क्वेश्चन ऐसा है कि सर 2 बार लगा लिया, 4 बार लगा लिया, जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ाए थे वो सारे कंसेप्ट को भी रिवाइज कर लिया, फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, बट कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यस, उस केस में आप बिल्कुल डिस्कस करिए कि सर इसका कंसेप्ट मुझे बताइए, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है? तो ये मान के चलिए कि हर टॉपिक में 1 से 2 सवाल इस तरीके के हैं जो आपके लिए रखे गए हैं इंटेंशनली, वो अनइंटेंशनल नहीं है। टॉपिक छूट नहीं गया है, जमाना हो गया पढ़ाते पढ़ाते ना, तो लगभग 8 से 10 साल हो गए इन्हीं सब्जेक्ट में। तो कौन सा सवाल है, क्या आंसर है, क्या ऑप्शन है, किस ईयर में आया है, लगभग लगभग सब कुछ फीड हो गया है।
तो ये तो बहुत कम चांस है, बट हो भी सकता है, बट बहुत कम चांस है कि कोई टॉपिक मिस हो जाए डिस्कशन में, वो सब कुछ होगा। तो एक दो क्वेश्चन जब आपको मिले तो उनको देख के घबराना नहीं है, उसमें क्या करने हैं, एफर्ट करने हैं, सवाल तुमसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस अप्रोच को ध्यान रखिएगा। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, सर ये सवाल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। होगा, एक बार में नहीं होगा, दो बार में होगा, दो बार में नहीं होगा, तीन बार में होगा। और अगर ऐसा कोई सवाल होगा जो आपसे नहीं होने वाला है तो मैं डिस्कस कर लूंगा, उसके लिए भी आप रिलैक्स रहिए, एकदम बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये अप्रोच सभी को क्लियर है और आगे बातचीत कर लेते हैं। तो बेटा अब जो डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, हर रोड पे जो भी ट्रैफिक होगा, हर रोड के ट्रैफिक की व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने शहर की एक स्टेट हाईवे को कंसीडर करें, या आप चलिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को कंसीडर कर लीजिए, और अपने शहर से ही पास होने वाले किसी नेशनल हाईवे को कंसीडर कर लीजिए, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और नेशनल हाईवे का जो ट्रैफिक होगा वो सेम नहीं होगा। ट्रैफिक सेम नहीं होगा, ये किस सेंस में मैं बोल रहा हूं अभी, वहां पर जो भी व्हीकल हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि एक रोड पर जो व्हीकल्स हैं वो देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर देयर, एन टाइप्स के व्हीकल्स हैं। तो अब हम सबके लिए अलग अलग रोड के पैरामीटर्स तो डिजाइन कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आईआरसी ने क्या किया, एक व्हीकल कंसीडर किया और उसको एज अ रेफरेंस उसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता दी, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिजाइनिंग पर्पज एज अ स्टैंडर्ड व्हीकल। तो अब जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं, या किसी भी रोड पे जो व्हीकल होगा उसकी मैक्सिमम विड्थ क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम कोई भी व्हीकल कितना वेट कैरी कर सकता है, तो मैंने लगता है ऑल दीज आर द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। ये किसी भी व्हीकल की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक डायमेंशंस एंड वेट, लाइक डायमेंशंस एंड वेट, यस और नो। सिमिलरली बेटा अगर हम बात करें तो जितने भी व्हीकल किसी रोड पे मूव कर रहे हैं, क्या सबकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी सेम होगी? क्या लगता है तुम्हें? जितने भी व्हीकल किसी भी रोड पे मूव कर रहे हैं, हर व्हीकल की ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या सेम होगी? व्हाट डू यू थिंक? ऑल द व्हीकल्स विल हैव द सेम ब्रेकिंग एफिशिएंसी? और आपको पता है कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब कभी भी आप रोड की जियोमेट्रिक पैरामीटर्स को डिजाइन कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा था इन द केस ऑफ साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस में जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट था वो आपका अफेक्ट हो रहा था ब्रेकिंग एफिशिएंसी से। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्या होगी? v²/2gf, दैट विल बी अफेक्टेड बाय द ब्रेकिंग एफिशिएंसी। आईआरसी ने जो आपको लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू बताई है कि द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट वैल्यू विल वेरी फ्रॉम 0.35 टू 0.4, वो आपको बताई गई थी 50% ब्रेकिंग एफिशिएंसी पे। उन वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए आईआरसी हैज कंसीडर्ड द 50% ब्रेकिंग एफिशिएंसी ओनली। क्लियर है बात? IRC has considered the 50% braking efficiency only। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं अगर अपने हर व्हीकल की ब्रेकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो कहना इसे ब्रेकिंग एफिशिएंसी वी कैन कंसीडर एज द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। ब्रेकिंग एफिशिएंसी की अगर बात करें तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज अ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। तो नाउ आवर कंसर्न इज टू डिस्कस अबाउट द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल एंड द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल की बात कर लेते हैं और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल की बात कर लेते हैं। क्लियर है?
यहां तक की कहानी क्लियर है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं वेट और डायमेंशंस की। और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल में वी विल टॉक अबाउट द ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल। छोटे छोटे सवाल आपको यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और यहाँ पर कुछ और भी नई चीजें अभी हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, निकल के आएंगी यहाँ से। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो जैसे एज पर आईआरसी बात करें, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल की बात कर रहे हैं। तो इन द केस ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल, मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल जो हमें कंसीडर करनी है, और ये डेटा कुछ नया नहीं हमारे लिए। अगर आपको याद हो, इस डेटा को हम लोगों ने कई बार यूज किया है। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल दैट वी हैव कंसीडर्ड दैट वाज 2.44 मीटर। समटाइम्स इसको आप कंसीडर कर सकते हैं नियरली इक्वल टू 2.5 मीटर। पढ़ा हुआ है, जब आपने ओएसडी की बात करी थी तो इसी डेटा के बेसिस पे आपने बोला था कि सर सिंगल लेन की रोड में ओवरटेकिंग नहीं कर आएंगे हम लोग। ओवरटेकिंग इज नॉट पॉसिबल इन द सिंगल लेन रोड। और ये जो आपने कंक्लूजन दिया था वो इसी बेसिस पे दिया था, क्योंकि जो स्टैंडर्ड व्हीकल आप कंसीडर कर रहे हैं उसकी जो विड्थ आपने कंसीडर की थी दैट वाज 2.44 मीटर। सिमिलरली अगर बात करें रोड पे जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है किसी भी व्हीकल की, वो 18 मीटर हो सकती है। और इस 18 मीटर की लेंथ को कंसीडर करने के लिए, इस 18 मीटर की लेंथ को कंसीडर करने के लिए जो अरेंजमेंट लिया गया है वो ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर, ट्रैक्टर और ट्रॉली होता है, उनको कंबाइंड करके। तो कोई भी व्हीकल जो हमारा होगा उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू 18 मीटर। किस व्हीकल को रेफरेंस लिया गया है? ट्रैक्टर और ट्रेलर को। मैक्सिमम हाइट ऑफ द व्हीकल जो होगी वो 4.75 मीटर होगी। और मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल को कंसीडर करने के लिए जिस व्हीकल का आपने रेफरेंस लिया है दैट इज द डबल डेकर बस, दैट इज द डबल डेकर बस। मैक्सिमम वेट ऑफ द व्हीकल जो होगा वो 52.2 टन होगा, नॉट मीटर, 52.2 टन्स। देखो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी ओवरलोडिंग में भी आपके व्हीकल का चालान कट जाता है। हैव यू ऑब्जर्व दिस? देयर इज अ रूल कि अगर आप अपने व्हीकल में ओवरलोडिंग कर रहे हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल के केस में तो आपका चालान कट जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। ऐसा क्यों? वाई देयर इज ए चालान, वाई देयर इज ए पेनल्टी इन द केस ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ द व्हीकल? कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से रूल बनाया गया कि भाई अगर आप ओवरलोडिंग करोगे तो फिर आपका चालान कटेगा। अगर आप ओवरलोडिंग करेंगे तो फिर आपका चालान कटेगा। कोई ना कोई तो रीजन होगा। क्या रीजन है? क्या रीजन है? अरे भैया, जो भी आप रोड का पेवमेंट डिजाइन कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग पेवमेंट डिजाइन के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ऐसा थोड़ा कि किसी वो जो पेवमेंट है वो किसी भी लोड को आसानी से बियर कर लेगा। अरे हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है, हर मटेरियल की अपनी कैपेसिटी है। यस और नो? यस। तो अल्टीमेटली जो पेवमेंट आपने बनाई है उसकी भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है कि उस पेवमेंट पे आप कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। और दैट लोड वी नीड टू कंसीडर, वी नीड टू एनालाइज बिफोर द डिजाइनिंग। जब हमें पता होगा कि हमारे व्हीकल का मैक्सिमम वेट क्या होगा, उसी के बेसिस पे तो हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, उसी के बेसिस पे तो हम पेवमेंट को डिजाइन करेंगे, उसी के बेसिस पे हम पेवमेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यस और नो? ऑन दैट बेसिस ओनली। अब आपने एक स्टैंडर्ड लोड ले लिया कि भाई हमारे व्हीकल पे जो मैक्सिमम लोड हो सकता है वो 52.2 टन्स है, और उसके अकॉर्डिंग आपने सारी चीजों को फाइनलाइज करके पेवमेंट को डिजाइन कर दिया।
उसके बेसिस पे आपने सारी चीज़ों को फाइनलाइज करके पेवमेंट को डिज़ाइन कर दिया। अब अगर आपके व्हीकल में इस लोड से ज़्यादा का लोड होगा तो यू हैव नॉट डिजाइन द पेमेंट फॉर दैट हायर लोड। और जब इस डिजाइन लोड से ज्यादा का लोड आएगा तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट विल अफेक्ट द पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और फाइनली ये क्या करने वाला है, पेमेंट को डैमेज कर देगा। फाइनली इट विल डैमेज द पेमेंट, यस और नो। और अगर पेमेंट डैमेज हो रही है, अल्टीमेटली लॉस हो रहा है ना, दैट्स वाई द ओवरलोडिंग ऑफ द व्हीकल इज नॉट अलाउड। इसलिए कभी भी अगर आप ओवरलोडिंग करते हैं तो ओवरलोडिंग के केस में पेनल्टी और फाइन का प्रोविजन रखा गया है एज पर द इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। क्लियर। तो ये जो 52.2 टन का जो अरेंजमेंट है उसके लिए एक्सल कॉन्फ़िगरेशन भी है। इन एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बेटा हम लोग बातचीत करेंगे। इन एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे जब हम लोग पेवमेंट डिजाइन की बात करेंगे। तो जैसे देखो, पहला जो एक्सल है उसमें एक एक व्हील दोनों साइड प्रोवाइड किया गया है। अब जैसे ये व्हीकल आप देख पा रहे हैं, इसमें दो एक्सल हैं। इफ वी आर कंसीडरिंग दिस इज द फ्रंट ऑफ द व्हीकल, तो दिस इज गोइंग टू बी द फ्रंट एक्सल, दिस इज गोइंग टू बी द रेयर एक्सल। ये जो पहला एक्सल कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है वो सिंपल सा एक्सल कॉन्फ़िगरेशन ये है, जहां पर आपके एक एक व्हील दोनों साइड प्रोवाइड किए गए। बट अगर आपने रोड में ऑब्जर्व किया हो इन द केस ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, तो कुछ इस तरीके का एक्सल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर दोनों साइड दो दो व्हील आप प्रोवाइड करते हैं। यस और नो। ऐसा भी एक्सल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा जहां पर हम दोनों साइड तीन तीन व्हील प्रोवाइड करते हैं। ऐसे एक्सल को बोलते हैं टेंडम, टेंडम, ट्राइडेंट। और आगे चल के हम लोग बातचीत करेंगे, ये जो एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है इसी को हम लोग डिजाइनिंग के लिए कंसीडर करते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि सर ये क्या बता रहे हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, बट आप सभी को पता है कि हम हर एक्सेल के लिए डिजाइनिंग के लिए में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो वेन एवर वी विल डिजाइन द पेमेंट, स्पेशली अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो वहां पर हमें पता होगा कि किस एक्सेल के लिए पेमेंट को डिजाइन करना है। तो वहां पर इस एक्सेल को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं एज ए स्टैंडर्ड एक्सेल। इसमें जो मैक्सिमम लीगल लोड होता है वो होता है 10.2 टन। अगर किसी व्हीकल में ये एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है तो जो मैक्सिमम लीगल लोड अलाउड है इस एक्सल कॉन्फ़िगरेशन में वो 10.2 टन है। अगर सिंगल सिंगल एक्सल है तो 6 टन का अलाउ है, व्हील है। अगर तीन तीन व्हील आपने प्रोवाइड कर रखे तो 18 टन, 18 टन का हो गया। ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर, तो ट्रैक्टर में दो एक्सल होंगे, ट्रेलर पे दो एक्सल होंगे। इसी व्हीकल को आपने कंसीडर किया था लेंथ को, मैक्सिमम लेंथ को डिफाइन करने के लिए। द सेम व्हीकल यू हैव कंसीडर टू डिफाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द व्हीकल। तो जब आप इन सभी लोड्स को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये 52.2 टन। इस बेसिस पे आपने किसी भी रोड पे जो मैक्सिमम वेट होगा वो डिफाइन किया है। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन, हाइट क्या होगा, लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम लेंथ या मैक्सिमम विड्थ की बात करें, और मैक्सिमम लीगल लोड कितना अलाउड है, ये डेटा आपके सामने है एज पर द आईआरसी। कैन आई से ऑल दीज आर द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। ये किसी भी व्हीकल की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बोलो भाई। तो ये डेटा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, कई एग्जाम में डेटा डायरेक्टली भी आपसे पूछ लिया जाता है। एज सच नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जाम।
यस, नोट कर लिया सभी ने? चलिए, तो अब आगे बातचीत कर लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। अब हम अपने व्हीकल की डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, जहां पर हमारा मेन इंटरेस्ट है। हम अपने व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। चलिए साहब, क्या तरीका है ब्रेकिंग इफिशियंसी को फाइंड आउट करने का? व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट द ब्रेकिंग इफिशियंसी? यार देखो, ब्रेकिंग इफिशियंसी को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ब्रेक लगाने में क्या पूरा प्रोसेस, पूरी कहानी क्या है। जब आप व्हीकल को मूव करा रहे हैं किसी स्पीड से, व्हेन यू आर अप्लाइंग द ब्रेक, जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक की वजह से क्या होता है कि आपके व्हील का रोटेशनल मूवमेंट बंद हो जाता है। यही तो कहानी होती है। जब कभी भी आप बाइक में, कार में, ट्रक में, बस में ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है उसकी वजह से वेन एवर यू विल अप्लाई द ब्रेक, द मूवमेंट ऑफ द व्हील विल स्टॉप। व्हील हमारा रोटेट करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। व्हील जब रोटेट करना बंद कर देगा, तो आपके व्हीकल का जब रोटेशनल नहीं हो रहा, तो आपको पता है क्योंकि हम किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हमारा व्हीकल सडनली क्या कर जाए? स्टॉप कर जाए। तो वो कुछ ब्रेकिंग डिस्टेंस को कवर करता था आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। और जो टायर और पेवमेंट के बीच में फ्रिक्शन अवेलेबल था, उस फ्रिक्शन की वजह से हमारा व्हीकल स्टॉप कर रहा था। अगर ये सरफेस हम फ्रिक्शन लेस कंसीडर कर लें, तो किसी फ्रिक्शन लेस सरफेस में अगर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो क्या लगता है आपका व्हीकल स्टॉप करेगा कि नहीं करेगा? इफ द सरफेस इज फ्रिक्शन लेस, will you able to stop your vehicle, yes or no? Will you able to stop your vehicle, yes or no? बताइए। if the surface is frictionless, in that case will you able to stop your vehicle, yes or no? तो undoubtedly your answer is going to be no। तो इसका मतलब क्या? फाइनली जो व्हीकल हमारा स्टॉप हो रहा है, उसमें फ्रिक्शन का बहुत बड़ा गेम है। अब यहां पर समझो ब्रेकिंग इफिशियंसी कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। चलो, कोई भी इफिशियंसी, जैसे कुछ बातें इफिशियंसी के बारे में आपको पता है कि जनरली वी आर डिफाइनिंग द इफिशियंसी इन द परसेंटेज। हम जो इफिशियंसी को डिफाइन करते हैं वो परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए। अब जैसे मैंने आपको कोई कंसेप्ट बताया, 10 लाइन थी उस कंसेप्ट में, या 10 कंसेप्ट मैंने आपको बताए। अब आपने इस 10 में से स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है और स्टूडेंट 3 है। इन्होंने 7 कंसेप्ट सीख लिए, इन्होंने 8 कंसेप्ट सीख लिए और इन्होंने 9 कंसेप्ट सीख लिए। वी हैव डिस्कस टोटल 10 कंसेप्ट इन द क्लास। हम लोगों ने क्लास में टोटल 10 कंसेप्ट की बातचीत की। स्टूडेंट 1 को टोटल 10 में से 7 कंसेप्ट समझ में आ गए अच्छे से। स्टूडेंट 2 को 8 कंसेप्ट समझ में आ गए और स्टूडेंट 3 को 9 कंसेप्ट समझ में आ गए। तो क्या यहां पर आप इन तीनों स्टूडेंट की लर्निंग इफिशियंसी के बारे में बता सकते हैं? तो क्या आप यहां पर इन तीनों स्टूडेंट की लर्निंग इफिशियंसी के बारे में बता सकते हैं, यस और नो?
बोलो बेटा, क्या आप यहां पर तीनों स्टूडेंट्स की लर्निंग इफिशियंसी को डिफाइन कर सकते हैं? तो बिना किसी प्रॉब्लम के सर आप बोलोगे सर स्टूडेंट 1 की लर्निंग इफिशियंसी है 70%, स्टूडेंट 2 की लर्निंग इफिशियंसी है 80% और स्टूडेंट 3 की लर्निंग इफिशियंसी है 90%। अब एक्चुअल में आपने ये इफिशियंसी निकाली कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 1 2 3 टोटल कंसेप्ट जो डिस्कस हुए क्लास में, टोटल कंसेप्ट जो डिस्कस हुए क्लास में वो 10 थे। कितने सीख गए भाई साहब? ये 7 8 9। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फॉर स्टूडेंट 1, तो आपने बोला लर्निंग इफिशियंसी इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू, कितने सीख गए? 7। कितने में से सीख गए? 10 में से। कितने सीख गए? 7 कंसेप्ट आर क्लियर आउट ऑफ 10 कंसेप्ट मल्टीप्लाई बाई 100, तो दिस इज गोइंग टू बी कितना आ जाएगा? 70%। यही तो अप्रोच लगाई होगी, यही तो अप्रोच लगाई थी। तो व्हीकल जो हमारा फाइनली रुक रहा है, वो रुक रहा है स्किड रेजिस्टेंस की वजह से। वो रुक रहा है स्किड रेजिस्टेंस की वजह से। पेवमेंट और टायर के बीच में कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अवेलेबल था? कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अवेलेबल था? उस फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अवेलेबल था? और कोई भी व्हीकल कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यूटिलाइज्ड कर पाया? कोई भी व्हीकल कितना फ्रिक्शन या स्किड रेजिस्टेंस को यूटिलाइज्ड कर पाया? देखो मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो तो सभी व्हीकल के लिए सेम है। मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अवेलेबल है टायर और पेवमेंट के बीच में, वहां पर किसी भी लोकेशन पे, ये तो सभी व्हीकल के लिए सेम है। लेकिन हर व्हीकल अपनी अपनी ब्रेकिंग इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही तो वहां पर फ्रिक्शन को यूटिलाइज कर पाएगा। जिस व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी ज्यादा है वो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन को यूटिलाइज कर पाएगा व्हीकल को रोकने के लिए, और उसके लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगी। जिस व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी कम है वो कम फ्रिक्शन को कॉफिशिएंट को यूटिलाइज कर पाएगा फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल, जिसकी वजह से उसके लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होगी वो ज्यादा होगी। मानते हो कि नहीं? मतलब ब्रेकिंग इफिशियंसी जो है आपकी वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है कि आप कितने फ्रिक्शन को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने व्हीकल को स्टॉप कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने व्हीकल को स्टॉप कर पा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है बेटा? यहां तक, यहां तक का पॉइंट क्लियर है? यस और नो? तो अब मुद्दा समझ में आ रहा है। हमें अगर ब्रेकिंग इफिशियंसी निकालनी है किसी भी व्हीकल की, तो हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज है कि कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अवेलेबल है, और दूसरा हमारा व्हीकल कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट को यूटिलाइज कर पा रहा है फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल। अगर ये दो फ्रिक्शन हमें पता चल जाएं, मैक्सिमम अवेलेबल एंड यूटिलाइज्ड बाय द व्हीकल, इन दोनों के बेसिस पे क्या मैं ब्रेकिंग इफिशियंसी को डिफाइन कर सकता हूं? इन दोनों के बेसिस पे क्या मैं ब्रेकिंग इफिशियंसी को डिफाइन कर सकता हूं? यस और नो? बेस्ड ऑन दिस कैन आई डिफाइन द ब्रेकिंग इफिशियंसी? यस और नो? बोलिए बेटा। बेस्ड ऑन दिस कैन आई डिफाइन द ब्रेकिंग इफिशियंसी? यस और नो? तो अब हमें ये कैसे पता चले, हम कैसे ये पता लगा पाए कि हमारा व्हीकल कितना फ्रिक्शन मोबिलाइज कर पा रहा है, कितना फ्रिक्शन यूटिलाइज कर पा रहा है? सवाल तो ये है। अब हर व्हीकल अलग अलग फ्रिक्शन को यूटिलाइज कर पा रहा है, अलग अलग फ्रिक्शन कॉफिशिएंट को मोबिलाइज कर पा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा व्हीकल
कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यूटिलाइज कर पा रहा है। इसके लिए बेटा हम लोग करते हैं एक प्यारा सा टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग टेस्ट। क्या करते हैं? ब्रेकिंग टेस्ट। देखो, तो अब बात करते हैं ब्रेकिंग टेस्ट की। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा टेस्ट है। हम अपने टेस्ट व्हीकल को लेके गए, ये हमारा टेस्ट व्हीकल है। टेस्ट व्हीकल किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा और हमने क्या करा, यहां पर ब्रेक को अप्लाई किया। एट दिस पॉइंट वी हैव अप्लाइड द ब्रेक। तो पहले हमारा व्हीकल मूव कर रहा था, जब मूव कर रहा था तो उसकी इनिशियल स्पीड भी थी, किसी इनिशियल स्पीड से मूव कर रहा था। इस टेस्ट में हमने क्या किया, जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किया उस समय देख लिया कितना ब्रेक अप्लीकेशन टाइम है, कितनी देर के लिए आपने ब्रेक अप्लाई किया। अब जाहिर सी बात है ब्रेक अप्लाई करते ही व्हीकल तो स्टॉप हो नहीं जाएगा। तो व्हीकल ने क्या करा, कुछ डिस्टेंस को कवर किया और कुछ डिस्टेंस को कवर करने के बाद फाइनल जो इसकी स्पीड हो गई वो 0 हो गई। तो इस टेस्ट में टोटल 3 पैरामीटर हैं जिनको हमें नोट करना। भाई कोई भी टेस्ट करते हो आप, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी फील्ड टेस्ट करते हो, तो कुछ डेटा ही तो कलेक्ट करना उद्देश्य होता है आपका। मकसद क्या था, कुछ डेटा कलेक्ट करें। तो इस टेस्ट की हेल्प से हम 3 डेटा नोट करेंगे। पहला डेटा ध्यान से सुनो, जिस समय हमने ब्रेक अप्लाई किया है उस समय हमारे टेस्ट व्हीकल की स्पीड क्या थी। जिस समय हमने ब्रेक अप्लाई किया है उस समय हमारे टेस्ट व्हीकल की स्पीड क्या थी। ब्रेक अप्लाई करने के बाद व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, इसी डिस्टेंस को बेटा हम लोग बोलते थे, अगर आपको याद हो इस डिस्टेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। और इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने जो कंसेप्ट यूज किया था, दैट वाज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। दैट वाज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। याद है? इन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ था, वो बराबर था वर्क डन के, और इसके बेसिस पे आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट की थी। और कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए आपने ब्रेक अप्लाई किया है, दैट इज द टी टाइम, दैट इज द ब्रेक अप्लीकेशन टाइम। तीनों क्वांटिटी क्लियर हो गई। जिस समय ब्रेक अप्लाई किया है उस समय स्पीड क्या है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद व्हीकल कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, फाइनल स्पीड 0 हो जाए इस बात तक के लिए, और तीसरा आपने क्या बोला, ब्रेक अप्लीकेशन टाइम। इन तीन में से ब्रेकिंग डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड और एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेक, अगर कोई भी 2 पैरामीटर्स आर नोन, अगर इन 3 में से कोई भी 2 पैरामीटर्स आपको पता हैं, इस टेस्ट की हेल्प से अगर आपने किन्हीं भी 2 पैरामीटर का डेटा कलेक्ट कर लिया, तो अब मैं निकाल सकता हूं कि हमारा व्हीकल कितना फ्रिक्शन यूटिलाइज कर पा रहा है। गेम क्लियर? कोई भी 2, इन 3 में से कोई भी कम से कम 2 पैरामीटर ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि तीनों पैरामीटर हम फील्ड में नहीं मेजर कर पा रहे हैं। मान लो तुमने ब्रेक अप्लाई किया और स्किड मार्क ही नहीं आ रहा है, क्या करोगे? तो तुम्हें उस समय ये पता है कि जिस समय ब्रेक अप्लाई किया तो उस समय इनिशियल स्पीड क्या थी और कितनी देर के लिए ब्रेक अप्लाई किया है। लेट्स से मान लो ब्रेकिंग मार्क, स्किड मार्क हमें अवेलेबल नहीं, तो हम उसको नहीं मेजर करेंगे। तो किसी भी सिचुएशन में अगर आपको 2 पैरामीटर इन तीनों में से पता हैं, तो आप ये पता कर सकते हैं इन 2 पैरामीटर के बेसिस पे कि आपके व्हीकल ने यहां पर रुकने के लिए कितने फ्रिक्शन कॉफिशिएंट को यूटिलाइज किया। एक्चुअल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यूटिलाइज्ड बाय द व्हीकल, दैट यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पैरामीटर्स। ये आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पैरामीटर्स। कैसे कर सकते हैं, जरा एक एक करके बात करते हैं। जैसे जरा ध्यान से देखो, पहला केस क्या है, हम सभी ने पढ़ा है v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। फाइनल स्पीड क्या है हमारी 0, इनिशियल स्पीड है u और प्लस ए टी। क्योंकि यहां पर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर होगा रिटार्डेशन, यहां पर एक्सलरेशन नहीं होने वाला है, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिटार्डेशन।
कितना रिटार्डेशन हो रहा है वो मैं पता कर सकता हूं यू और टी की हेल्प से। तो अगर आपको इनिशियल टाइम और ब्रेकिंग टाइम पता है, इनिशियल माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है रिटार्डेशन। देयर इज नो एक्सलरेशन एज यू आर स्टॉपिंग द व्हीकल, एज यू आर अप्लाइंग द ब्रेक, तो इन दिस केस देयर विल बी द रिटार्डेशन। तो अगर आपको u और t पता है, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ u एंड t, तो इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं रिटार्डेशन। ब्रेकिंग डिस्टेंस की अगर बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सभी कंसेप्ट हमारे पता हुए हैं, और यहां से हम लोग ब्रेकिंग इफिशियंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी यहां से हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। वो होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होने वाली है, यू स्क्वायर अपॉन 2gf होने वाली है। अगले पैरामीटर की अगर बात करें तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्किड रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आया कि जो हमारा F होगा, F विल बी इक्वल टू A बाई जी, या फिर आप बोल सकते हो GF इज इक्वल टू A। GF इज इक्वल टू A, वी हैव इक्वेटेड दीज टू इक्वेशन। जो प्रीवियसली हम लोगों के पास ये इक्वेशन अवेलेबल थी, इन इक्वेशंस की हेल्प से, दीज आर द इक्वेशंस दैट आर अवेलेबल विद अस, यहां से हमने निकाला GF इज इक्वल टू A। अब जरा ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, क्या आपने इस GF को कहीं पहले और साथ साथ देखा है? तो एक यहां पर मैं नोट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। यहां से हमें देखने को मिला कि GF इज इक्वल टू A। रिटार्डेशन की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं अगर मुझे G और F की वैल्यू पता है। खैर अभी हमारा यहाँ पे डिस्कशन क्या है, F को निकालना, तो वो तो हो जाएगा A बाई जी, रिटार्डेशन बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। नोट पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या इस GF को पहले भी कहीं आपने एक साथ देखा है? तो आप सभी इसको एक साथ देख चुके हैं। फॉर्मूला होता था SHD इज इक्वल टू V इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, याद आया? ये फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ रखा है, SHD इज इक्वल टू V इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। तो भैया तुम्हें नहीं लगता इस फॉर्मूले में मैं इस GF की जगह A का भी यूज कर सकता हूं? बोलो। तो अब सेम फॉर्मूला आई कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे, सेम फॉर्मूले को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2a। इंपॉर्टेंट बात है भाई, मतलब अगर किसी सवाल में आपसे SHD पूछा गया है, और ऐसा सवाल आया है लास्ट टू लास्ट ईयर, और उसके पहले भी जब मैं क्लासेस ले रहा था तो लिखा हुआ है क्लासेस में, जो पुरानी क्लासेस अवेलेबल हैं, कि इस साल ये सवाल आएगा। खैर अब तो आ चुका है, अब अगले सवाल जो आएंगे उनकी बात करेंगे, जो आ सकते हैं उनकी बात करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा सवाल है जहां पर आपको रिटार्डेशन दिया गया है और पूछी गई है SHD, तो आप ये मत सोचिएगा कि इस रिटार्डेशन का कोई यूज नहीं है, ये डेटा हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हम एक काम करते हैं, F की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं एज पर द IRC 0.35 से लेके 0.4 की रेंज में। तो ये सब दिमाग मत लगाइएगा भाई, क्योंकि अगर रिटार्डेशन दिया है तो सवाल में फिर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट गिवन नहीं होगा। अगर वहां पर रिटार्डेशन की वैल्यू दी गई है तो डायरेक्टली बेस्ड ऑन द रिटार्डेशन वैल्यू इस रिटार्डेशन वैल्यू के बेसिस पे डायरेक्टली आप SHD को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो गया आपके SHD का, एक ये फॉर्मूले का फॉर्मेट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ब्रेकिंग टेस्ट की हेल्प से अगर मैंने ये निकाल दिया कि कितना F हमने यूटिलाइज किया है, मैक्सिमम F कितना अवेलेबल था, तो क्या उसके बेसिस पे हम ब्रेकिंग इफिशियंसी ऑफ व्हीकल डिफाइन कर सकते हैं?
एक सवाल भी कर लेते हैं, सो दैट यू विल हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एक सवाल भी करा देता हूं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, सो दैट यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन फाइंड आउट द ब्रेकिंग एफिशिएंसी। चलो ये वाला सवाल करो। और भी सवाल हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं। एक ये सवाल है, जरा इसको सॉल्व करिए। और जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने ब्रेकिंग टेस्ट से रिलेटेड पढ़े हैं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सारी चीजें हमें पता हैं, तो जस्ट उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। हाँ भाई, सभी लोग ट्राई करेंगे। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइनली क्या पूछा गया? ब्रेकिंग एफिशिएंसी पूछा गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो विवेक का आंसर आ गया है, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग का क्या स्टेटस है भाई? व्हाट अबाउट अदर्स? सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो देख लेते हैं सभी लोग क्या आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो लेट्स सी द डिस्कशन पार्ट। एक बार डिस्कशन पार्ट देखते हैं और क्या बताया गया यहाँ पर। देखिए, बोला गया अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 kmph। एक ड्राइवर है जो हमारा 40 kmph की स्पीड से मूव कर रहा है, ब्रेक अप्लाई करता है और स्किड मार्क जो मिल रहा है वो 12.2 मीटर का मिल रहा है। अच्छा, बोला है कॉफिशेंट ऑफ द फ्रिक्शन जो अवेलेबल है, मैक्सिमम एफ जो अवेलेबल है वो 0.7 है। तो बोल रहा है कि इस व्हीकल के लिए ब्रेकिंग इफिशियंसी को फाइंड आउट करिए। और ब्रेकिंग इफिशियंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्किड रेजिस्टेंस। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। सवाल में दो चीजें दी गई हैं इनिशियल, इसको मान लीजिए आप यू और एल। तो हम सभी जानते हैं एल बी इज इक्वल टू जो होगा वो वी स्क्वायर अपॉन 2 GF होगा। 12.2 विल बी इक्वल टू वी हो गया 40 × 5/18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × 9.81 यहां से अगर हम f की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही जरा देखो। ये क्या कर दिया मैंने?
0.515 चेक करना बेटा, यही आ रहा है स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू। एक बार जरा कंफर्म कर देना, आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ द स्किड रेजिस्टेंस, दैट इज 0.515? आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ द स्किड रेजिस्टेंस, दैट इज 0.515? बोलो बेटा। तो अगर ये पता चल गया तो नाउ आई कैन फाइंड आउट द ब्रेकिंग इफिशियंसी विल बी इक्वल टू 0.515 डिवाइड बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ब्रेकिंग इफिशियंसी विल बी इक्वल टू, ब्रेकिंग इफिशियंसी विल बी इक्वल टू 73.68%। 73.68%, यही आंसर आ रहा था आपका। 73.6867, ठीक है। समझ में आ गया बेटा किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं? हैव यू गॉट दिस अंडरस्टैंडिंग? अब ये सवाल तो हो ही जाएगा, अब ये सवाल तो हो जाएगा। पूछा गया फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इफ द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 5.8 मीटर एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 30 kmph। इसका तो एप्लीकेशन ऑलरेडी आपने देख लिया, इसका भी आंसर निकाल दो। तो मैंने क्या बोला है, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम यहां से आपके अलग अलग एग्जाम में आते रहते हैं। So what will be the answer for this question? Quickly solve everyone. हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? What will be the answer? इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए पृथ्वीराज, इतना ज्यादा आ रहा है। 87.18 क्या निकाल दिया? अरे ब्रेकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछी गई है यहाँ पर, यहाँ पर स्किड रेजिस्टेंस ही पूछा गया है केवल। यहाँ पर आपसे बात की गई है स्किड रेजिस्टेंस की। LB विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2GF, F will be equal to V square upon 2GLB। 30 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू एफ नहीं सॉरी LB 5.8। तो F विल बी इक्वल टू, ये करना है, F विल बी इक्वल टू 0.610। F will be equal to 0.610। अरे एहसान क्या निकाल लो बेटा, सवाल तो पढ़ लो ध्यान से। एहसान और पृथ्वीराज कौन सी वैल्यू निकाल दिया आप लोगों ने? कहां पर कंफ्यूज हो गए? कहां पर हो गया कंफ्यूजन, बताओ भाई। चलो, तो ये दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने आपको और प्रोवाइड किए हैं फ्रॉम योर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। कैलकुलेशन गलत हो गया था सर, नहीं करना भाई गलत, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अच्छा, तुम लोग क्लास में जो कैलकुलेशन होते हैं उसको किस कैलकुलेटर में सॉल्व करते हो? वर्चुअल कैलकुलेटर में या फिर ऐसे कैलकुलेटर में? ये जो भी क्लास के कैलकुलेशन करते हो या जब आप PYQ प्रैक्टिस करते हो, तो कैलकुलेटर कौन सा यूज करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलो।
तो ये वाला कैलकुलेटर यूज मत करना, पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। देखो मेरे साथ तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, इस कैलकुलेटर को यूज करता हूँ। तो अब जब मैं गेट के एग्जाम में अपीयर करता हूँ तो मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको, हर साल लगभग मैं गेट देता हूँ, अभी तक तो दे रहा हूँ, आगे देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर कैलकुलेटर में मेरी उतनी अच्छी कमांड नहीं है ना भैया, वर्चुअल कैलकुलेटर ही यूज करिए। पता लगे फिर वही बात है, जो दिक्कत मुझे आती फिर वही दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि आप उस कैलकुलेटर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, उसके फंक्शंस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो दो चार नंबर तो इसी में चले जाते हैं। सब सारा कंसेप्ट आता था लेकिन कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं। तो इस बात का अभी से ध्यान रखिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आप कैलकुलेटर जो यूज करिए वो वर्चुअल कैलकुलेटर ही यूज करिए। चलो एक थोड़ा सा इसमें 2 मिनट का ज्ञान दे देता हूं, काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल हम लोगों ने कर लिए। एक चीज समझ लो रिलेटेड टू द कैलकुलेटर, गेट में केवल और केवल जो अलाउड है वो वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। डोंट माइंड स्पेलिंग, वर्चुअल कैलकुलेटर जो है वही अलाउड है। अब इसके दो रास्ते हैं आपके पास, दो रास्ते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। इसको डाउनलोड कर लो, सवाल अवाल जब प्रैक्टिस करो, जब भी कभी कैलकुलेशन करो तो वर्चुअल कैलकुलेटर में ही करो मोबाइल में। आपको मोबाइल में मान लीजिए ज्यादा देर, क्योंकि मोबाइल में होता क्या, करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है सभी के साथ, कि करने तो बैठे थे कैलकुलेशन, ऊपर से आया एक नोटिफिकेशन, अलग ही कैलकुलेशन चलना है जीवन के, मतलब ही नहीं है गेट के कैलकुलेशन के बारे में। तो ये हो जाता है सबके साथ, इंसान ही तो हैं यार हम लोग ना, भटक जाते हैं। कोई नोटिफिकेशन आया, कोई न्यूज आई, पहुंच गए वहां पे, सोचे चलो देख लेते हैं, और देखते देखते कहाँ निकल गए अंदाजा ही नहीं है। इतना दूर चले गए हैं कि अब आना ही मुश्किल हो गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मोबाइल में थोड़ा सा होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, और कंट्रोल करना थ्योरेटिकली तो बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड। कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग, और ऐसा कोई नई बात नहीं, तुमसे भी होता है, और तुम्हें ये जो बता रहे हैं ना उनसे भी होता है। समझ रहे हो कि मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ये उनसे भी होता है, उन्हें खुद नहीं पता होता कब डिस्ट्रैक्ट हो गए। बट कंट्रोलिंग पावर सबकी अलग अलग होती है, कोई ज्यादा कंट्रोल कर लेता है, कोई कम कंट्रोल कर पाता है। तो एक ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आती है मोबाइल से, हम लोग अपना डिस्कशन से, मेन डिस्कशन से डेविएट हो जाते हैं। तो एक इसका दूसरा तरीका बताता हूं। यही सेम वर्चुअल कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर मिल जाएगा। अरे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जैसा ये कैलकुलेटर देख रहे हो, वर्चुअल कैलकुलेटर के फंक्शंस फिजिकल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ये अलग ही लेवल का खेल है, फिजिकल वर्चुअल कैलकुलेटर। ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो बहुत काम आएगा। फिजिकल फॉर्मेट में आपको गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाएगा, मतलब जो उसके फंक्शंस हैं वो इस फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं, वेबसाइट हैं, जहां से आपको इसको आप परचेज कर सकते हो, और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि उसके जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे। एंगल पहले पुट करना है, थीटा बाद में लगाना है, 10 बाद में लिखना है, कहां पर ब्रैकेट यूज करना है, कैसे मेमोरी को सेव करना है, कैसे वैल्यू को रिकॉल करना है, बड़ी सी इक्वेशन अगर सॉल्व करनी है तो उसका क्या ऑर्डर होगा, कौन कौन से टर्म किस ऑर्डर में हमें फिट करने हैं ताकि सही वैल्यू आए। अब अगर एक बड़ी सी इक्वेशन को तुम 5 पार्ट में सॉल्व कर रहे हो तो फिर कैलकुलेटर यूज करने का फायदा क्या हुआ? तो प्रैक्टिस इस तरीके की होनी चाहिए, कमांड इस तरीके का होना चाहिए कि एक ही बार में आप पूरी इक्वेशन लिखिए
और जैसे ही ओके करो आंसर आ जाए। तो कैलकुलेशन में इजी हेल्प भी मिली। अब उसको एक इक्वेशन को 10 टुकड़ों में सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसको फाइनल वैल्यू निकालना है, तो क्या फायदा हुआ। तो आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो इसको आप सभी लोग परचेज कर लो और कसम खा लो, क्योंकि देखो ईएस में कैलकुलेटर प्री में अलाउ नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है। गेट में कैलकुलेटर अलाउड है, तो गेट में जो कैलकुलेटर अलाउड है उसी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करो। ये शायद आप इस बात को अभी इतना अच्छे से रिलेट ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपकी वर्चुअल कैलकुलेटर में कमांड नहीं, तो मैं गारंटी देता हूं 2 से 3 नंबर मिनिमम केवल सिली कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से चले जाते हैं हमारे। और गेट में 2 से 3 नंबर जाना जो आप ला सकते थे, जो आपको आते थे, ये बहुत बड़ी बात है। खेल हो जाता है 2 से 3 नंबर में, समझ रहे हो। तो 2 से 3 नंबर में आदमी सीधे आईआईटी से एनआईटी में आ जाता है। ये है 2 से 3 नंबर का इंपॉर्टेंस। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसमें डिस्ट्रैक्शन है, हम डेविएट हो जाते हैं, तो फिर इसके लिए आप एक फिजिकल वर्चुअल कैलकुलेटर ले लीजिए और उसी को यूज करिए अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करते समय, डीपीपी को सॉल्व करते समय, टेस्ट में उसी को यूज करिए और क्लास में भी उसी को यूज करिए। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होगा, स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, कैलकुलेशन में टाइम भी ज्यादा लगेगा, बट वही पुरानी बातें हैं, घबराना नहीं है, लगे रहना। धीमे धीमे प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगी, टाइम भी कम लगने लगेगा और एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है भाई, तो एक इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस भी इसी में करिए। तो आई होप ये ऑप्शन आपके लिए बढ़िया रहेगा। पता था आपको ये बात? कितने लोग को पता था कि ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि फिजिकल फॉर्मेट में भी गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर आता है? कितने लोगों को, आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी? बोलो भाई, आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी? और नहीं भी पता थी तो कोई बात नहीं, अब पता चल गया है तो फॉलो करिए इसको, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा और यूजफुल होगा। ठीक है भाई, चलिए तो अगर अपने डिस्कशन की बात करते हैं, तो इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो हमारा पहला पार्ट था, दैट इज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पर आप बात कर रहे थे यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स की और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने विजन की बातचीत कर ली डिटेल में, और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल के बारे में डिस्कशन कर लिया है, कंसेप्ट भी देख लिया है, सवाल भी कैसे बनते हैं, तो 2 सवाल भी क्लास में सॉल्व कर लिए हैं, थोड़ा सा डिस्कशन क्लियर हो जाए आपको इसलिए। ठीक है, तो अब अगली क्लास में जो मुद्दा स्टार्ट होगा, वो बातचीत स्टार्ट होगी बेटा रिलेटेड टू द ट्रैफिक स्टडीज। अब हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग में एंटर करेंगे और एक एक करके ट्रैफिक के सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए वी विल कंडक्ट सम स्टडीज। अब उन स्टडी में क्या चीजें सीखने वाले हैं, ऑब्वियसली ये तो तभी पता चलेगा जब हम लोग उन स्टडीज के बारे में बातचीत करेंगे। तो इन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, एंड दैट विल बी द ट्रैफिक स्टडीज। और ट्रैफिक स्टडीज में पहली स्टडी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होने वाली है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। तो ये टर्म नया नहीं है, ये टर्म आपने पहले भी सुन रखा है, ट्रैफिक वॉल्यूम, लेकिन बहुत ही लिमिटेड फॉर्मेट में सुना था। थोड़ा सा याद भी दिला देता हूं, ये टर्म आपने सुना था जब आपने डिस्कस किया था क्या, व्हेन यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो एक रोड की जियोमेट्री को अफेक्ट कर रहे थे? याद आया? वाइल डिस्कसिंग द फैक्टर अफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड, तो आपने बोला था सर ट्रैफिक का वॉल्यूम है जो एक रोड की जियोमेट्री को अफेक्ट करेगा, ट्रैफिक की स्पीड है जो एक रोड की जियोमेट्री को अफेक्ट करेगी, टेरेन कंडीशन टोपोग्राफी की आपने बात करी थी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में आपने बात किया था, सोशल फैक्टर्स के बारे में बात किया था, पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में बात किया था। यस,
तो ये टर्म पहले आ चुका है। हो सकता है अभी कुछ लोग को याद ना हो, इसलिए मैं डिस्कशन आपको याद दिला देता हूं। ये टर्म पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट वहां पर बहुत लिमिटेड डिस्कशन हुआ था। अब बहुत डिटेल्ड वे में बेटा हम लोग बातचीत करने वाले हैं ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में। क्या होता है ट्रैफिक वॉल्यूम, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम को, कैसे ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं एज ए ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक को अगर आपको मैनेज करना है तो ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा का क्या सिग्निफिकेंस है, ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन कैसे हेल्प करेगी, जिसकी हेल्प से आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाएं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए या ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। तो इन सभी बातों पे डिटेल्ड वे में चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट स्टडी दैट विल बी द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। और यहां पर हम लोगों ने सक्सेसफुली जो पहला पार्ट था हमारा, दैट वाज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव कंप्लीटेड। फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे आज की कहानी क्लियर है। उसके बाद क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जो भी बातें हम लोगों ने आज डिस्कस करी और मेजरली जो डिस्कशन किया दैट वाज रिलेटेड टू द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत की हम लोगों ने। तो एक बार फटाफट जल्दी से सभी लोग कंफर्म कर दो, द डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। तुम्हारा कंफर्मेशन ही तो हमारा मोटिवेशन है, क्यों भाई? तुम्हारा कंफर्मेशन ही तो हमारा मोटिवेशन है। तो मोटिवेट नहीं करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? क्लियर है? बहुत बढ़िया। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। और भैया जो भी डाउट हुआ करें, जो भी क्वेरी हुआ करें, बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हारे पास डाउट एंड क्वेरी को क्लियर करने के लिए। हम तक डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं आप अपने डाउट एंड क्वेरी के लिए। तो टेलीग्राम चैनल्स हैं आपके पास अवेलेबल हैं, वहां से आप अपने डाउट्स एंड क्वेरी पूछ सकते हैं। सबसे इफेक्टिव जो है आपके पास डाउट इंजन का तरीका है। सबसे इफेक्टिव वे जो है वो है डाउट इंजन। जो फीचर आपको मिला है वहां पर आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कोई भी डाउट्स रखना नहीं है भाई। जो डाउट्स आ रहा है, जब आ रहा है, जैसे आ रहा, रात को 2 बजे अगर कोई डाउट आ गया है तो कोशिश करो कि उसको 2 बजे ही क्लियर कर लो। क्योंकि अगर आपने उस डाउट को सोचा कि चलो सुबह उठ के क्लियर करेंगे, यकीन मानो मेरी इस बात का, वो डाउट कभी क्लियर नहीं होगा। अरे सुबह तक तो और 1000 डाउट आ जाएंगे दिमाग में। हम थोड़ा गया, चल रहा है ये, समझ रहे हो? ठीक है। तो गेट वाला के ऑफिशियल चैनल्स भी हैं, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वेरियस ऑप्शंस आर देयर, जहां चाह है वहां राह है। ठीक है। तो अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, वहां पर आप मुझसे मिलिए, अपने डाउट्स पूछिए और क्लियर कर लीजिए। सबसे पहला आपके पास जो ऑप्शन है वो डाउट इंजन का ऑप्शन है। ठीक है। सोशल मीडिया में कनेक्ट हो जाते हो तुम लोग, टेलीग्राम नहीं पहुंच पा रहे हो। अरे गेट वाला के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स हैं, पता है कि नहीं पता है? हाँ? सोशल मीडिया में ढूंढना होगा तो सब पहुंच जाएंगे, सब एकदम फ्रेंड हैं, एडेड हैं, फॉलोअर हैं, सब कुछ हैं। ठीक है। तो डाउट के लिए डाउट इंजन का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करिए, और जब जैसे डाउट आए जल्द से जल्द उसको कोशिश करिए क्लियर कर लीजिए। चाहिए तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज डाउट जितने जल्दी आते हैं उससे डबल स्पीड से भागते भी हैं, गैप भी हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, आने नहीं देंगे कोई डाउट, चिंता मत करो। इफ इन केस कोई आ जाए तो पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।